Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of June 2023. 24 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, है ना। मैं तो कंडीशन दे रहा हूँ, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जो कि जवाब आपको देने हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस में हमेशा एक नया कंसेप्ट भी रहता है, ठीक है ना, इसलिए उसको अटेम्प्ट ज़रूर किया करिए। पहला सवाल आप देख सकते हैं, इंडस एक्स। इंडस एक्स इज ऑफन सीन इन न्यूज़, पढ़ाई हुई चीज़ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, A B C and D। एक बार इसको देखिए, पॉज करिए, आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बना कि नहीं बना। इंडस एक्स क्या है? द करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है ए, एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस टू को डेवलप एंड प्रोड्यूस एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। तो ये इंडिया और यूएस के बीच का एक एग्रीमेंट है। और ये आपसे होता है कि इंडस एक्स का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम ये लॉन्च किया गया था यूएसए में ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूएसए। एंड इंडियन अमेरिकन स्टार्टअप्स विल नाउ बी एबल टू को डेवलप एंड को प्रोड्यूस एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। जो इंडिया और अमेरिकन स्टार्टअप्स हैं, दे विल नाउ बी एबल टू को डेवलप एंड को प्रोड्यूस एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी, काफ़ी टेक्नोलॉजीज बनेंगी। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू समर सोल्स्टिस, ठीक है ना। तो अब समर सोल्स्टिस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइबर्नल सोल्स्टिस। दूसरा कह रहा है इट अकर्स व्हेन द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई इज फारदेस्ट साउथ इन द नदर्न हेमिस्फेयर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एट द आर्कटिक सर्कल द सन डज नॉट सेट ड्यूरिंग द समर सोल्स्टिस। तो आपको बताने कितने स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है? 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स या नन? लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। देखो इसका करेक्ट आंसर केवल एक स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा है इट इज कॉल्ड हाइबर्नल सोल्स्टिस, ये गलत है। विंटर सोल्स्टिस को हाइबर्नल सोल्स्टिस बोलते हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट अकर्स व्हेन द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई इज फारदेस्ट साउथ इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नहीं, फारदेस्ट नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो नॉर्थ जो पाथ रहता है सन का, वो फारदेस्ट नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर रहता है, ठीक है ना, एंड नॉट फारदेस्ट साउथ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि आर्कटिक सर्कल डज नॉट सन डज नॉट सेट ड्यूरिंग द समर सोल्स्टिस, क्योंकि उसकी साइड ही रहता है वो, है ना। लेट मी शो यू वन डायग्राम एज वेल, है ना, इफ आई कैन शो, यस दिस इज द डायग्राम। तो अगर आप देखिए समर सोल्स्टिस को देखो, जो लेफ्ट साइड में बना है, वेस्टर्न साइड में जो बना है, समर सोल्स्टिस में जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ है, देखो। और अगर आप विंटर सोल्स्टिस देखोगे तो विंटर सोल्स्टिस में जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। एंड ऊपर जब आप देखोगे वर्नल इक्विनॉक्स है, वर्नल इक्विनॉक्स में आप देखोगे तो इक्वेटर और ये वाला पार्ट जो है सन की तरफ आएगा। एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स भी आता है जिसमें नीचे आता आपके साउथ वाली पोजीशन जो है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द 4। इनकी डायग्राम याद रखेगा और इसके लोकेशंस कब कैसे सन का मूवमेंट होता है वो याद रखेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप बता पाओगे, ठीक है। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दीज कंट्रीज बाय रशियन ऑयल and sell processed products to European countries and thus bypass the European sanctions against Russia. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, टर्की, यूएई एंड सिंगापुर। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब देखो ये एक नया कंसेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, ठीक है ना। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनको यूरोप बोल रहा है कि वो बाईपास कर रहे हैं यूरोपियन सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, एंड वो रशियन ऑयल को चीप प्राइसेस में खरीद रहे हैं और खरीद करके प्रोसेस करके उसको फिर यूरोपियन कंट्रीज में बेच दे रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि चाइना, इंडिया, टर्की, यूएई, सिंगापुर ये लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 3 सवालों में कितने आपसे बने जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस में। तो पीआईबी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। अब देखो हमने 2 कंसेप्ट ऑलरेडी आज देखे, अभी जैसे इक्विनॉक्सेस का कंसेप्ट देखा हमने और थोड़ा सा हमने लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज के बारे में जाना। अब तीसरा है कि जोहा राइस। कल की पीआईबी अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा जोहा राइस एक एरोमेटिक राइस है।
इट इज कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में कल्टिवेट होता है, एंड इज इफेक्टिव इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज। ये किस में इफेक्टिव है? इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज ऑनसेट, एंड हेंस इज एन इफेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल ऑफ चॉइस, है ना। टर्म है न्यूट्रास्यूटिकल ऑफ चॉइस इन डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक है। डायबिटीज मैनेजमेंट में एक इफेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल ऑफ चॉइस है जोहा राइस। एरोमेटिक राइस है, कल्टीवेट कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है, एंड इट इज गुड फॉर लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज। जोहा जो होता है एक शॉर्ट ग्रेन विंटर पैडी, known for its significant aroma and noteworthy taste, and the traditional claims are that the consumers of Zoha rice have low incidence of diabetes and cardiovascular diseases, and लेकिन अभी scientific validation ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन but this is the important thing। दूसरी जो न्यूज़ है वो है इमर्जिंग एक नया स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो इमर्जिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में जो रिसर्च हो रहे हैं, तो एक नई पॉसिबिलिटी आ रही है ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बोला जाता है चिरल बोस लिक्विड स्टेट। याद रखिएगा, चिरल बोस लिक्विड स्टेट बोलते हैं इसको। एंड unlike the solid, liquid and gas state, the state arises at extremely low temperature approaching absolute zero, ठीक है ना। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है बिल्कुल बहुत कम टेम्परेचर में विच अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वहाँ पे ये स्टेट लाई करता है। इसमें जो टर्म यूज होता है याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम। याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम। अगर आपसे मैं कुछ कीवर्ड्स क्यों बता, देखो क्या होता है, कई बार अपने को पूरी चीज नहीं समझ आती कि क्या बोल रहे हैं, कैसा है। मैं कीवर्ड्स जो बता रहा हूँ वो ध्यान देना ना, वो इंपॉर्टेंट है। पहला आपको समझ में आ गया कि ये क्वांटम से रिलेटेड है, चिरल बोस लिक्विड स्टेट। दूसरा आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तीसरा टर्म आपको याद रखना है, फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम्स जो होते हैं, जहां पे पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं एंड दे गिव राइज टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम वो सिस्टम्स हैं जहां पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एंड दे गिव राइज टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एक बाई लेयर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस का। मान लो एक ऐसा डिवाइस है बाई लेयर का, जिसमें जो टॉप लेयर है इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, वाइल द बॉटम लेयर इज होल रिच। होल रिच मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है ना, to occupy. And when these two layers are brought into the close proximity, a local imbalance will be created. जब ये close proximity में आएंगे तो imbalance will be created and that will lead to the emergence of Chiral Bose liquid state, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, and Chiral Bose liquid state में electrons exhibit unique properties and behaviors. Electrons can be frozen into predictable patterns, making them highly organized and synchronized. है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज जो होते हैं काफ़ी सिंक्रोनाइज की जा सकती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज शो करने लगता है चिरल बोस मैटर के चिरल बोस स्टेट में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये कीवर्ड्स बस ध्यान रखो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानना कि नहीं मैं हर चीज़ जानूंगा, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लिखा है, राजस्थान गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द पॉलिसी फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स बिफोर असेंबली इलेक्शन। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए कुछ पॉलिसी बनाना चाहते हैं उनके वेलफेयर के लिए। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था ना, ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिनको ब्रिटिशर्स ने बोला कि दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स, ठीक है ना। तो बॉर्न क्रिमिनल्स जो ट्राइब थी, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उनको उन्होंने एक लिस्ट में नोटिफाई कर दिया, और लिस्ट में नोटिफाई कर दिया इसलिए उनको बोला जाने लगा कि नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, दे आर नोटिफाइड ट्राइब्स और बॉर्न क्रिमिनल ट्राइब्स। जो ब्रिटिश रिजीम ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ले आकर के किया था, याद रखिएगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था 1871 का। उस समय ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, उनको नोटिफाई कर दिया। अब उनको नोटिफाइड ट्राइब्स बोलने लगे। और ये जो एक्ट है हमारा 1952 में आया, इंडियन गवर्नमेंट ने लाया, उसमें उन्होंने इन नोटिफाइड ट्राइब्स को डी नोटिफाई कर लिया। इसीलिए अब वो ट्राइब्स जो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स हुआ करती थी या नोटिफाइड ट्राइब्स हुआ करती थी, वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गई, ठीक है ना।
अब इनमें से कुछ कम्युनिटीज जो डी नोटिफाई हुई हैं उनमें से कुछ नोमैडिक भी हैं, कुछ सेमी नोमैडिक भी हैं। अब नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कौन सी होती हैं? दे आर दोज विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे बंजारा हो गए, है ना, दे डू नॉट लिव एट वन प्लेस, दे रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बंजारा ट्राइब्स जो हो गई है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग, है ना, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में आता है पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस, हैव अ जस्ट सिविल कोड। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है फैजान मुस्तफ़ा और अनंत संगल ने लिखा है, अब ये आर्टिकल लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो ऑथर ने सबसे पहले तो इस बार के लॉ कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसको उठाया है। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार प्रपोजल दिया है कि पब्लिक से ओपिनियन लिया जाए ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। 5 साल पहले जो लॉ कमीशन थी उसने ये कहा था कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले तो ये था कि जो पिछली लॉ कमीशन थी 5 साल पहले, उसका ये कहना था कि यूसीसी ना तो नेसेसरी है ना ही डिजायरेबल है ना। और अब जो लॉ कमीशन है वो कह रही है कि भैया पब्लिक से थोड़ा व्यू ले लिया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का और उसको लागू किया जाए, ठीक है ना। आर्टिकल 44 आप सबको पता है, आर्टिकल 44 दैट इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। स्टेट शुड एंडेवर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि क्या क्या इश्यूज हैं और किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भैया ये जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल लॉ में आपकी ऑटोनॉमी कितनी है वर्सेस द स्टेट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जैसे अब चूंकि जो आपके सिविल लॉज हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम देयर ओन रिलीजियस पर्सपेक्टिव, दे आर पर्सनल पर्सपेक्टिव, कस्टम पर्सपेक्टिव, है ना। तो सिविल लॉज भैया क्योंकि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अब ये तो उनके रिलीजन वाइज ही होता है। तो पर्सनल इनकी कितनी ऑटोनॉमी है रिलीजियस फ्रीडम में और इन सब में वर्सेस द स्टेट अथॉरिटी कितनी है, ये डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से यूसीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे पॉइंट बताया, ये याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है, अथॉरिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। सेकंड ऑथर ने बोला है कि हमको कोशिश ये करनी है कि वी गो फॉर मोर यूनिटी बिटवीन द डिफरेंट कल्चर्स रादर देन यूनिफॉर्मिटी। देखो कमीशन ऑथर ने ये कहा है कि सबसे पहले जो रिकमेंडेशन आपने दिया, चलो यूसीसी आप बना भी दो, लेकिन जो यूसीसी बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए जो इंडिया के मल्टीकल्चरलिज्म को रिप्रेजेंट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो ऑथर ने कहा है कि भैया आप ऐसा यूसीसी बनाओ जो इंडिया के मल्टीकल्चरलिज्म को रिप्रेजेंट कर सके, जो हमारा एक मेल्टिंग पॉट टाइप का सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा ना हो कि हम होमोजेनाइज करने के लिए इतना आगे बढ़ जाएं कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ा दें, है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है फिर कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिटी के व्यूज़ हैं वो हावी होने लगते हैं, और कम्युनिटी के व्यूज़ अगर हावी होने लगेंगे तो जो यूनिटी वाले व्यू वो हैं वो कम हो जाएंगे। तो लॉजिक ये होना चाहिए कि आपको होमोजेनाइज करें जितना भी वो ठीक है, लेकिन वो होमोजेनिटी जो है वो इनकी यूनिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए कुछ इस तरीके का आपको जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है बनाना है जो कि आपका इनके अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर सके, मल्टी कल्चर्स को मतलब एक्सेप्ट कर सके, तभी जाकर के वो एक अच्छा कहना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी दिया है 21st लॉ कमीशन जो था 2015 से 18 वाला, इसने कहा था इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एमिंग फॉर इक्वालिटी बिटवीन द कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज को हम इक्वल करें, इससे बेहतर यह है कि कम्युनिटीज के अंदर जो मेन एंड वुमेन है उनको हम इक्वालिटी प्रोवाइड करें, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एम होना चाहिए। अ जस्ट कोड शुड बी द प्राइमरीली गोल एज जस्ट लॉज आर मोर इंपॉर्टेंट दैन यूनिफॉर्म लॉज, है ना। तो हमको एक जस्ट कोड बनाना है, ये हमारा गोल होना चाहिए, क्योंकि जस्ट लॉज आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मेरली अ यूनिफॉर्म लॉ, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा जैसे इंडिया की वैल्यू कहाँ है, इंडिया की वैल्यू लाई करती है, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। जैसे फ्रेंच मॉडल आपने यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया लाइसाइट का, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म लिख लेना, LAICITE। हालांकि आई नहीं होता, ये फ्रेंच वेंच में कुछ और अलग होता है, लेकिन लाइसाइट हम तो इसको लाइसाइट ही पढ़ते हैं, तो आप देख लो इसको, है ना, इसको लिख लो आप लोग लाइसाइट, है ना। लाइसाइट ये फ्रेंच में चलता है। क्या होता है वहाँ पे फ्रेंच में
कि वहाँ पे अगर आप मतलब सेक्युलरिज्म है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा पहनने की परमिशन नहीं है। मतलब आपको कुछ भी वहाँ पे सिंबल आप नहीं पहन सकते, जैसे आप टोपी नहीं पहन सकते, आप जो वो ज्यूश की टोपी होती है वो भी नहीं पहन सकते, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें नहीं कैरी कर सकते हैं, सिंबल्स नहीं कैरी कर सकते आपकी कौन से रिलीजन से आप, या बिल्कुल आपकी पर्सनल बाउंड्री में होना चाहिए, चार दीवारी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंडिया ने लाइसाइट का मॉडल नहीं फॉलो किया है ना। तो ये ऑथर ने कहा कि हमारी वैल्यू है कि हम सारे मतलब हम इंडिया एकोमोडेट करता है कि और केवल जस्ट टॉलरेट नहीं कर रहा है इंडिया। मतलब फ्रेंच क्या कर रहा है, सेक्युलरिज्म को केवल टॉलरेट कर रहा है, लेकिन इंडिया एकोमोडेट कर रहा है। इंडिया में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऑथर ने कहा वही जो एकोमोडेटिव विल है वो आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड यही सजेशन यहाँ पे ऑथर ने दिया है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है ब्रिजिंग द गैप। अब यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा गया है कि एफर्ट्स टू रिड्यूस द जेंडर डिस्पैरिटी मस्ट कंटिन्यू। तो ऑथर ने सबसे पहले तो एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट का बोला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, तो उसमें हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, हालांकि 127 पे आ गए हम 135 में, और इम्प्रूव्ड स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बहुत ज़्यादा खुश? क्योंकि देखो पहली चीज़ तो 4 पैरामीटर, देयर आर बेसिकली 4 पैरामीटर्स रिलेटेड टू दिस। पहला पैरामीटर है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो अगर हम इन 4 पैरामीटर्स को देखें, जिसमें आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ है, एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इन ईच ऑफ देम है, हम सारे पैरामीटर्स में इम्प्रूव हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना। और अगर हम देखें इकोनॉमी ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी में, तो उसमें हमको ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विमेन जो है वो सबसे ज़्यादा अनपेड लेबर करती हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने इश्यूज बिठाए हैं, जैसे ही विमेन बहुत ज़्यादा अनपेड लेबर करते हैं, तो उनके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको हम काउंट करना शुरू करें, एटलीस्ट इकोनॉमी का हिस्सा माने और काउंट करें उसको। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे इशू उठाया है कि जो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी कम है, केवल 15% के आसपास है। हालांकि अभी तक का सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी केवल 15% ही आया है। तो ऑथर ने यहाँ पे बात की जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, यानी कि इसमें कम से कम जो लोकसभा राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन की मांग की जाती है विमेन के लिए, कि लोकसभा राज्यसभा में भी होने जाना चाहिए, केवल 73rd 74th अमेंडमेंट में नहीं होना चाहिए। तो वो करने की ज़रूरत है, अगर आप वो कर पाएंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। एंड इंडिया जो है जो एक्सेस फॉर मैन एंड वुमेन ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, इस फीचर में बहुत पीछे इंडिया। जो मैन एंड वुमेन को एक्सेस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है ना। एंड यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, वेजेस इनकम से उनके बढ़ा सकते हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे जो अनपेड लेबर है बहुत ज़्यादा वुमेन करती हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड यहाँ सब में अगर हम काम करेंगे, इनको और ज़्यादा एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, तो इन ज़रूर ये अपने मतलब विशियस साइकिल से तो निकलेंगी ही, लेकिन इकोनॉमी में भी अच्छा ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये सारे इशूज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनका डिस्कस करना है। जेट इंजन डील इंश्योर्स 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू हॉल एंड फर्स्ट इंजन इन 3 years। तो अब इंडिया और अमेरिका के बीच में एक जेट इंजन डील भी हुई है, और ये इंजन है बेसिकली F414 जेट इंजन है। याद रखिएगा कौन सा इंजन है, F414, ठीक है ना। F414 इंजन याद रखिएगा, इंडिया यूएस ये डील हुई है। और जीई यानी कि जो क्या नाम होगा, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई जो है वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा टू द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा जीई से हॉल के लिए होगा। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगा, कॉस्ट घटेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो कि रहेगा फॉर दैट, है ना। F414 INS-6 इंजन याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे NATO वाइंड्स अप द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज इन यूरोप। तो यहाँ पे नेटो जो है उसने कंक्लूड की है लार्जेस्ट एवर एयर फोर्स डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन यूरोप, और ये एक्सरसाइज है जर्मन लेड थी, ये एयर डिफेंडर 23, याद रखिएगा एयर डिफेंडर 23, NATO और उसके मेंबर्स की एक्सरसाइज थी।
यूके एक्यूजेज रशिया ऑफ ट्रेनिंग कॉम्बैट डॉल्फिन्स इन क्रीमिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री स्पाइस जो हैं उन्होंने कहा कि रशिया जो है इट इज़ अपियरिंग टू बी ट्रेनिंग द कॉम्बैट डॉल्फिन्स इन द एनेक्स्ड क्रीमियन पेनिनसुला टू काउंटर द यूक्रेनियन फोर्सेस। तो रशिया जो है कॉम्बैट डॉल्फिन्स तैयार कर रहा है। इसके अलावा रशियन नेवी ने यूज़ किया ऑलरेडी बेलुगा व्हेल्स एंड सील्स फॉर अ रेंज ऑफ मिशंस इन आर्कटिक वाटर्स, है ना। तो याद रखिएगा रशियन नेवी हैज़ ऑल्सो यूज्ड बेलुगा व्हेल्स एंड सील्स फॉर द रेंज ऑफ मिशंस इन आर्कटिक वाटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.